हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है ललित कुमार सैनी और आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ 11वीं कक्षा की नई प्रश्नावली को लेकर, जिसका नाम है समुच्चय अध्याय 1। आज हम इसको महत्वपूर्ण विवरण जानने वाले हैं अध्याय 1 प्रश्नावली के, कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है कि सिमरणी बिंदु, मतलब आपको ये बिंदु याद रखने हैं कि समुच्चय और उसका निरूपक एन क्या है। एन को क्या कहते हैं? एन कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है एन। इसे एन से दर्शाते हैं। कैपिटल जेड से दर्शाते हैं पूर्णांकों के समुच्चय को। तो उससे दर्शाते हैं परिमेय संख्याओं के समुच्चय को। कैपिटल टी से दर्शाते हैं अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को। ये बात आपको याद रखनी होगी। आर से दर्शाते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। जेड प्लस से दर्शाते हैं धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को। क्यू प्लस से दर्शाते हैं धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय को। और आर प्लस से दर्शाते हैं धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। आपको पहले ये याद रहना जरूरी है कि कौन से अक्षर से क्या दर्शाया जाता है, क्योंकि आप 11वीं कक्षा की पहली प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, आगे हमारा पॉइंट है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय की हमारी सीधी सादी परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह होगा, उसी को ही समुच्चय कहेंगे। जैसे समुच्चय को प्राय अंग्रेजी के बड़े अक्षरों जैसे ए बी सी एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड इत्यादि से निरूपित किया जा सकता है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से। तो ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समुच्चयों के अवयवों को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ए बी सी एक्स वाई जेड इत्यादि से उपयोग में किया जाता है समुच्चयों को, समुच्चय के अवयवों को। जैसे आप कह सकते हैं कि ये ऐसे ब्रैकेट होता है, उसके अंदर आपको किसी भी समुच्चय के अवयव होते हैं ना, उसको प्रेजेंट करें ए बी सी एक्स वाई, इस तरीके से कैपिटल छोटे अक्षरों में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी ए समुच्चय कैपिटल ए समुच्चय कैपिटल ए का एक अवयव है, तो हम ए इंटरसेक्शन ए कहलाते हैं। ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए से है बिलोंग्स टू है। इसे बिलोंग्स टू का चिन्ह है, ये बिलोंग्स टू इस तरीके से काट देते तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। ये बिलोंग्स टू और ये नॉट बिलोंग्स टू, आपको ये भी बात ध्यान में रखनी होती है। इसे तो कहते हैं बिलोंग्स टू, इसे कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इस तरीके से ऐसे बना के इसको काट देते हैं तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ होती है, एक तो रोस्टर रूप और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप को हम सामान्यतः सारणीबद्ध रूप भी कह सकते हैं, सारणीबद्ध रूप भी कह सकते हैं। दो तरीके होते हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप के सभी अवयवों को अल्पविराम के अलग करके सूचीबद्ध किया गया है और उन्हें कोष्टक में रखा गया है। बड़ा कोष्टक, इस प्रकार के कोष्टक होते हैं, समुच्चय कोष्टक भी कहते हैं। समुच्चय में काम आता है ये कोष्टक। समुच्चय की एक इसके अंदर समुच्चय के अवयवों को लिखा जाता है। रोस्टर रूप में सभी अवयवों को अल्पविराम अलग अलग करके सूचीबद्ध किया जाता है। ये बात आपको याद रहेगी। उदाहरण के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जैसे वी के सेट को इस प्रकार वर्णित किया गया है कि वी बराबर क्या है, बड़ा ब्रैकेट ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। जब भी आप याद रखिए इस अवयव को लिखा जाता है तो कोमा लगा के लिखा जाता है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बात भी हमें बहुत भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा रिक्त समुच्चय, एक समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है एक रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? रिक्त समुच्चय होता है जिसमें कोई भी, रिक्त समुच्चय को फाई कह सकते हैं। इस प्रकार का ये चिन्ह होता है, इसे कहते हैं फाई। और इसे
खाली इस तरीके से ब्रैकेट बनाकर भी दर्शाया जा सकता है। रिक्त समुच्चय आपसे कोई किसी भी तरीके से क्वेश्चन इसका पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हमारे। और नेक्स्ट पॉइंट है वह समुच्चय जो रिक्त समुच्चय हो या जिससे निश्चित संख्या में अवयव हो परिमेय समुच्चय कहलाता है, अन्यथा समुच्चय को अनंत समुच्चय कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका उदाहरण भी है एक हमारा। उदाहरण क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि एम क्या है, एक वर्ष के महीनों का समुच्चय है, तब समुच्चय एम एक परिमेय समुच्चय है। मान लीजिए कि पी एक रेखा के सभी बिंदुओं का समुच्चय है, तब समुच्चय पी एक अपरिमेय समुच्चय है। दो समुच्चय ए और बी को समान कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दो समुच्चय ए व बी को समान कहा जा सकता है यदि इनके अवयव समान है तो इसे ए बराबर बी लिख सकते हैं, अन्यथा समुच्चय असमान रहेगा तो आपको पता ही है, इसे नॉट बराबर लिखेंगे, मतलब बराबर के निशान को इस तरीके से काट दिया जाएगा क्योंकि वो बराबर समुच्चय नहीं है। ये बात भी हमें बहुत में ध्यान में रखनी चाहिए कि माना कि ए बराबर ब्रैकेट 1 2 3 4 5 है और दूसरे में क्या है 5 4 3 2 1 है, ये बराबर है। आप देख सकते हैं इसके समुच्चय के अवयव और इसके समुच्चय के अवयव क्या है, बराबर है। इसमें भी 1 से 5 तक गिनती है, इसमें उल्टे तरीके से लिखा हुआ है 5 4 3 2 1 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसे हम बराबर मान सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहा जा सकता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव है, तो दूसरे शब्दों में ए बी सबसेट है, ए बी का सबसेट है, मतलब ए के बी में नंबर आ रहे हैं, ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू सबसेट ए की होता है कि ए के स्मॉल ए की कैपिटल ए में, कैपिटल ए के स्मॉल ए में है। इस तरीके से हम आज उदाहरण ले, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n क्या है, एक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r का एक उप समुच्चय है, अर्थात n सबसेट r है, n सबसेट r है। यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि a और b उप समुच्चय नहीं है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, उसे सिंपल तरीके से लिखा जा सकता है a नॉट सबसेट b, इस तरीके से उसे लिखा जा सकता है। प्रत्येक समुच्चय स्वर का एक उप समुच्चय है, यदि ये एक समुच्चय है तो ए सबसेट ए, इस प्रकार लिखा, उप समुच्चय है तो वो सबसेट है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इस तरीके के चिन्ह को हम कहते हैं सबसेट और उससे क्रॉस का निशान लगा लेते हैं तो नॉट सबसेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, आर के उप समुच्चय के रूप में अंतर, तो इस प्रकार के कुछ उप समुच्चय के रूप में अंतर है, जैसे आर के उप समुच्चय ए बी बिलोंग्स टू आर, ए ग्रेटर देन बी, तब हो सकता है कि ए और बी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारणी के रूप में है, अलग अलग ब्रैकेटों से इन सबको दर्शाया गया है और मैं वो ब्रैकेट आपको बताता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट, इस प्रकार के कैपिटल ब्रैकेट, एक कैपिटल, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक स्मॉल, एक कैपिटल ब्रैकेट। ये थोड़ा गलत हो गया तो मतलब ऐसे चलता है थोड़ा सा, ओके, देख सकते हैं। और अगर दोनों ही छोटे ब्रैकेट है तो इसका मतलब ये है कि ए और बी, एक बात आप याद रखिएगा कि यदि दोनों ही छोटे ब्रैकेट में, इधर भी छोटा है इधर छोटा, मतलब उसे छोड़ना है, वो संख्या समुच्चय में नहीं है, ए और बी समुच्चय में नहीं है, मतलब उसके बीच बीच की संख्याएं हैं, ये हमें बात ध्यान में रखनी है। आगे देख सकते हैं, अगर दोनों ही बड़े ब्रैकेट हैं तो मतलब उसको भी संख्या में लेना है, मतलब ए और बी भी समुच्चय में आएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कैसे बताऊँ कि जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ए और बी, पहला पॉइंट है हमारा ए और बी छोटे ब्रैकेट में, तो छोटे ब्रैकेट में ए और बी को नहीं लेंगे, उसके बीच बीच की संख्या को लेंगे। और अब ए और बी में क्या है बीच की संख्या बताऊं, जैसे आप ऐसे ले सकते हो कि 1 से 10 तक समुच्चय है छोटे ब्रैकेट में, तो 1 और 10 को नहीं लेंगे, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, 5 को लेंगे, इस तरीके से
डॉट डॉट करते हुए 9 तक लेंगे हम, 10 को भी नहीं लेंगे समुच्चय में। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा वो हो गया, कोई बात नहीं। और इसी प्रकार अगर ए किस में है, बड़े ब्रैकेट में, और बी भी बड़े ब्रैकेट में है, तो आप उदाहरण के लिए समझिए 1 और 10 तोड़ी बड़े ब्रैकेट में है, तो हम इसको भी समुच्चय में लेंगे। जैसे 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, इस तरह करते हुए 10 तोड़ी हम इसे समुच्चय में लेंगे। इस तरह छोटे और बड़े ब्रैकेट में तब एक तरफ बड़ा है तो ए को लेंगे, पर बी को नहीं लेंगे, उसके एक संख्या पहले तोड़ लेंगे। और इधर ए तो ए को नहीं लेंगे, बी को लेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और वास्तविक रेखाओं के आर के उपसमुच्चय के रूप में वाणी के उपरोक्त अंतराल को एक प्रकार दर्शाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे मैं आपका बिना किसी तरीके से टाइम वेस्ट किए हुए सिंपल तरीके से बताता हूँ कि समुच्चय में यूनियन का मतलब क्या होता है, मतलब यूनियन, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इस तरीके से यू जैसे लिखा जाता है उसको कहते हैं यूनियन, और इस तरह उल्टा यू की तरीके, ये देख सकते हैं चिन्ह, इस तरह के लिखा जाता है, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। तो आप यूनियन का मतलब होता है दोनों ही संख्या लेनी, मतलब जोड़ना। मतलब आप कह सकते हैं कि समुच्चय एक, इसमें 1 2 3 ये समुच्चय है, और अरे थोड़ी सी दिक्कत है स्क्रीन की, कोई बात नहीं, हम थोड़ा वो कर लेते हैं, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें 4 और 5 इस तरीके से, तो इसे अब यूनियन है तो हम यूनियन करेंगे, मतलब यूनियन। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, तो ध्यान से देख लो आप, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम 5 तोड़ी इसको एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे। इस तरीके से 1 से 3 तक और 4 5 पाँचों संख्या एक ही ब्रैकेट में जुड़ जाएगी। अगर अब इसी से अब सवाल आप पूछ ले कि अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, तो इंटरसेक्शन का मैं मतलब आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मिट गया है, कोई बात नहीं। इंटरसेक्शन में कॉमन संख्या है, तो इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 5, यानी खाली, या खाली ब्रैकेट भी बना सकते हैं, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं। पर आपको एक कॉमन तरीके से लेके बताता हूँ। 1 2 है इस ब्रैकेट में, और यहाँ पर भी 2 और 3 है ना, 3। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन संख्या ढूंढनी है आपको, तो कॉमन आपको सिंपल से पता दिख ही रहा होगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो इंटरसेक्शन इस तरीके से ब्रैकेट बना के 2 लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे के हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी करते हुए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं ये यूनियन है, तो यूनियन क्या है कि ए और बी का यूनियन, मतलब इसमें कॉमन पार्ट तो दोनों में जुड़ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उदाहरण दे रखा है, 1 2 3 ब्रैकेट में है, 1 3 5 7 है, तो इसे किस तरीके लिख दिया यूनियन में, 1 2 3 5 7 इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया गया है। अब यहाँ ये आ गया हमारा वेन आरेख, इसे कहते हैं वेन आरेख। वेन आरेख भी पूछा जाता है खूब, तो समुच्चय परीक्षाओं में अभ्यासोदय बहुविकल्पीय क्वेश्चन में या रेगिस्तान वाले क्वेश्चन में के 1 नंबर की क्वेश्चन में वेन आरेख आराम से पूछ लिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पूरा ब्रैकेट होता है ना, ये होता है यूनियन, मतलब पूरा संघ होता है, पूरा उसका संघ होता है। इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा ब्रैकेट में इसे ये लिखा हुआ है यूनियन लिखा हुआ है। तो 2 समुच्चय के सम्मिलित आकृति दिखाए गए वेन आरेख में प्रदर्शित किया गया है। तो ए और बी का यूनियन को कैसे वेन आरेख में प्रदर्शित करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से हम वेन आरेख को प्रदर्शित करेंगे ए यूनियन बी के। इसी तरह आगे देखते हैं। आपने अभी यूनियन का उदाहरण देखा, अब मैं आपको इंटरसेक्शन का उदाहरण बताने वाला हूँ। इंटरसेक्शन में क्या होता है, वही कॉमन होता है, मैंने आपको बता दिया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, और बी में क्या है 1 3 5 7, इसमें कॉमन क्या है 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 1 और 3 कॉमन हो जाएंगे। इसका भी वेन आरेख है। तो चलिए वेन आरेख को देखते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉमन संख्या जो होती है ना, इसमें कॉमन क्या है, ये वाला हिस्सा तो कॉमन है इन दोनों का, तो इसलिए इसको इस तरीके से बना देंगे और इस कॉमन वाले हिस्से को थोड़ा डार्क कर देंगे इस तरीके से। ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख। चलिए बिना किसी देरी करते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे बढ़ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि ए और बी एक समुच्चय इस प्रकार है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है, तो उसका असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। उसे कौन सा समुच्चय कहते हैं? असंयुक्त समुच्चय कह सकते हैं। उदाहरण के लिए ए में क्या क्या है अवयव, 1 2 3 है, और बी के क्या है 4 5 6 है, और असंयुक्त समुच्चय क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसे असंयुक्त समुच्चय कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया, समुच्चय ए और बी का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है किंतु बी में नहीं है, जबकि ए और बी को इसी क्रम में लिखा जाएगा। जैसे अब यहाँ पर आ गया ए माइनस बी। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं कि 1 2 3 और 1 2 3 4 5, तो इसमें हमें माइनस करना होता है, मतलब घटाना होता है जो संख्या, जैसे जिसमें 1 है और इसमें 3 है, 1 और 3 क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, बचा किसका क्या 2, 1 में 1 गया, 3 में 3 गया, बचा क्या 2 बचा, तो 2 आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका भी वेन आरेख है। तो चलिए वेन आरेख देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेन आरेख है कि ए माइनस बी का वेन आरेख क्या है, तो इसमें जो संख्या में से जिस संख्या घटा रहे हैं उस संख्या को डार्क करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें ए घट रहा है, तो ए को क्या कर देंगे हम, डार्क कर देंगे। और इसी में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंटरसेक्शन वाला ये दूसरा है, कि मतलब ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस, ये परस्पर असंयुक्त समुच्चय होता है। तो इसमें किसी दो समुच्चय का सर्वनिष्ठ एक रिक्त समुच्चय होता है, तो ये रिक्त समुच्चय का वेन आरेख कुछ इस प्रकार से बना देंगे। मतलब इंटरसेक्शन वाले पार्ट को भी गोला कर देंगे, मतलब ये वाला पार्ट छोड़ेंगे, ये पूरा गोला को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सभी वेन आरेख आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये हमारे कुछ अब लास्ट पॉइंट बचे हैं जो भी हम देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा पॉइंट है, ये थोड़ी दिक्कत है स्क्रीन में, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बिग करके दिखा देता हूँ स्क्रीन को। जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि U सार्वत्रिक समुच्चय है और A और U का एक उप समुच्चय है, तो A का पूरक समुच्चय क्या है, U के उन अवयवों का समुच्चय है। या बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि A के अवयव नहीं है, क्योंकि A के कोई भी अवयव नहीं है, और A के पूरक समुच्चय को A का डैश से निरूपित किया जा सकता है। क्या आपसे क्वेश्चन पूछे कि A के पूरक समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो A के डैश से निरूपित किया जाएगा। A का डैश U माइनस से इस तरीके से भी दर्शाता है। यूनियन होता है टोटल वाला, और ये U आपको क्वेश्चन में देगा। जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो हम वहाँ पर पूरी तरीके से अब मैं क्वेश्चन आपको हल करके बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 पूरा यूनियन है, और यूनियन में से ए माइनस ए का डैश इस तरीके से घटाए जा सकते हैं। इसका भी एक वेन आरेख है, तो चलिए उस वेन आरेख को भी हम देखेंगे, पर उससे पहले आपको ये बात याद रखनी कि एक के डैश में से घटाया जाता है, U माइनस ए के डैश में से, तो इसमें से हम घटाएंगे 1 को, 3 को, 5 को, 7 नहीं आएंगे, बचेंगे जो संख्या है हम इसमें लिख देंगे, 2 4 6 8 9 ये संख्या है हमारी बची जी, तो हमने लिख दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक के डैश का वेन आरेख है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। पहले एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपको बता देता हूँ, एक के डैश का भी अगर डैश लिया जाता है तो ए ही आता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की तरफ बढ़ते हैं। समुच्चय के बीजगणितीय के कुछ नियम है। एक वर्णसम का नियम, इसमें जैसे ए यूनियन ए तो बराबर क्या आएगा, ए आएगा, ए इंटरसेक्शन बराबर ए, तो तब भी आंसर ए ही आएगा। इसे कहते हैं वर्णसम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे पॉइंट को देखते हैं, तत्समक नियम। तत्समक नियम में क्या है, ए यूनियन फाई बराबर क्या आएगा, ए आएगा, ए इंटरसेक्शन यू बराबर क्या आएगा, ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या आएगा, फाई आएगा, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं रहेगी। ठीक है, ए यूनियन यू, इसमें भी क्या आएगा, यूनियन ही आंसर आएगा।
आगे नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं क्रम विनिमयता का नियम है। इसमें कोई भी आप जैसे कि ए यूनियन बी है और आप बी यूनियन ए लिखते तो आंसर बराबर ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इंटरसेक्शन में भी ऐसा ही, ए इंटरसेक्शन बी है बराबर बी इंटरसेक्शन ए है, तो ये दोनों भी बराबर ही रहेंगे। एक साचर्यता का नियम हमारा, साचर्यता का नियम में ए यूनियन बी है और बाद में यू यूनियन सी को करेंगे तो वो भी बराबर आएगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी के। कोई भी संख्या किसी भी क्रम में ले लो वो हमेशा बराबर ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा वितरण का नियम, पांचवा हमारा वितरण का नियम। ये भी वही नियम कि ए यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी है तो नेक्स्ट भी वही आएगा कि ए यूनियन बी कर देंगे और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी कर देंगे तो आंसर बराबर आएगा। ये आप क्वेश्चन फॉर्मूले को आपको याद करना होगा, जैसे कि आप ये एक फार्मूला ये एक फार्मूला ये, इस तरीके से इन फॉर्मूलों को आपको याद करना होगा। इन सामान्य नियम है आपको ध्यान रखना होगा। ये आपके कुछ और नियम है जो आप देख सकते हैं। एक ऐसे तो पूरक नियम आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको ध्यान होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। सातवां नियम हमारा डी मार्गन का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवां नियम है डी मार्गन नियम के कुछ अन्य रूप, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा में। इसी आगे आने वाले वीडियो में हम इन सभी नियमों को अप्लाई करेंगे। ये सभी सूत्र आपको याद होने चाहिए। आप चाहे तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सभी क्वेश्चनों को सभी सूत्रों को ढंग से याद कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कुछ समझाने वाली कोई खास चीज़ है नहीं, ये तो हम आपको आनी चाहिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पे आपकी संपूर्ण गणित की तैयारी होगी। 10th से लेकर 12th तक की सारी विषयों की तैयारी होगी और 11वीं के भी महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।